बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज छुट्टी का दिन है, संडे है जी, और कल टुमारो बैक टू ऑफिस होंगे और फिर वही जो है ज़िंदगी की रूटीन जो है वो चलेगी। और कल टुमारो मंडे मैं यूके टाइम जो है अराउंड 6 o'clock आपके साथ लाइव भी होऊंगा और आपकी लाइव कॉल्स जो हैं वो भी लेंगे यूट्यूब, टिकटॉक और तमाम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आपके साथ यूके इमिग्रेशन की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं शेयर करूंगा। और आज मैं ऐसे ही बाहर की जो रूटीन है, डेली लाइफ जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ साथ आपके इमिग्रेशन के सवालों का जवाब भी दूंगा। ये कोई भाई साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने बच्चों का ओवरसीज़ पासपोर्ट अप्लाई किया के लिए इंटरव्यू जो है दे दिया है, डिसीजन जो है वो में कितने दिन लगेंगे? थैंक्स। देखिए, ये ऑल डिपेंड करता है कि जो है उसमें अगर कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो वो दोबारा आपसे मांग लेंगे। लेकिन नॉर्मली केसेस में जो होता है कि जिस वक्त वो आपके इंटरव्यूज़ कॉल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनके पास तकरीबन हर चीज़ जो है वो मुकम्मल है। सो अगर स्टिल कोई चीज़ मिसिंग होगी तो वो आपसे पूछ लेंगे, लेकिन नॉर्मली जो प्रैक्टिस में आया है वो आफ्टर इस तरह के इंटरव्यू के बाद जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत डिले भी हो तो कुछ 4 वीक जो है 4 वीक्स तक या अराउंड 8 वीक का टाइम होता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम खास लगते नहीं है। लेकिन बहरहाल आपको एडवांस मुबारक। अच्छा, ये हमारी ये आंटी हैं लाहौर में, ये उन्होंने ये मुझे हाथ से जो था लिखा था ये, और सारा ये हाथ की पेंटिंग है ये, तो इसके लिए मुझे फ्रेम चाहिए और इसके अंदर क्या है मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बारिश और ठंड बहुत ज़्यादा है जी ब्रेडफर्ड में इस वक्त। लो जी, दसो थले कमेंट्स करो पिकर अच्छा दे ऊपर फोटो की लगी है, ठीक है जी। फोटो की है, थले ना लिखो लाजमी। अच्छा जी, ये गांधी साहब की फ़ोटो है और साथ में लिखा है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन इन्होंने बोलो या कहो ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ बुरा मत खाओ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ कि वाकई जनाब साहब ने कभी गोलगप्पे खाधे होंगे वैसे, है ना? कायद मोहम्मद अली जनाब साहब और गोलगप्पे। अच्छा जी, वो राजेश खन्ना साहब का ना एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। वो कहते हैं ये दुनिया वाले न खुद जीते हैं न दूसरों को जीने देते हैं, ये आंसू पूछ लो पुष्पा, आई हेट टीयर। तो अब राजेश खन्ना साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो गोलगप्पियां की प्लेट रख के बैठे हैं कि अगों की कहते हैं आओ तो विखावा। राजेश खन्ना साहब कह रहे हैं पुष्पा आई हेट टीयर्स, कि तू आंसू पूछ लो और चुप करके गोलगप्पे खा। ये दुनिया वाले ना खुद जीते ना दूसरों को जीने देते। अच्छा जी, ये बड़ा एक ज़माना था पाउंड शॉप होती थी कि 1 पाउंड शॉप ना, और अब ये पाउंड प्लस कर दिया है। लेकिन कोई एक भी चीज़ जड़ी ना पाउंड की जड़ी है वो ना उनके बराबर जिसको कहेंगे वो रह गई, ज़्यादा पाउंड प्लस ही है। अच्छा जी, ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से एक्चुअली सवाल किसी ने किया है, लेकिन ये पूछना ये चाह रहे हैं टाइम फ्रेम का। उनका मतलब है कि जी के स्पाउस वीज़ा के ऊपर जो है वो कितना टाइम लगता है। सवाल उनका ये है कि जी के 11 नवंबर को जो है हमने अपने जो फिंगरप्रिंट्स दिए हैं, बायोमेट्रिक किया है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो ब्रिटिश हैं, वो वहाँ के बॉर्न हैं, और सेकंड ये है कि वो जो वहाँ पे सरकारी मुलाजम भी हैं, तो इस वजह से ऐसा मिक्स है उनका सवाल है। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। पहली बात तो ये है कि चाहे कोई सरकारी मुलाजम हो, चाहे कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर हो, वो जिमें टॉप लेवल का हो, ठीक है, प्राइम नेक्स्ट टू चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हो, या यहाँ का क्लीनर हो, यहाँ पे सफाई करने वाला हो, यहाँ पे सभी के जो रूट्स कह लीजिए या जो लॉ के रूल्स जो हैं वो सबके लिए नंबर 1 तो बराबर हैं। चाहे नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपनी वाइफ को जो है किसी और कंट्री से लाना चाहते हो, या यहाँ का एक आम आदमी, गरीब आदमी, क्लीनर भी यहाँ अपनी वाइफ को जो है अब्रोड से यहाँ पे लाना चाहता हो, यूके में लाना चाहता हो। उनका जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है दैट मस्ट भी है जो 29,000 पाउंड जो है वो होगा।
अगर किसी की 29,000 पाउंड सैलरी होगी तो वो अपनी वाइफ को या हस्बैंड को यूके में ला सकते हैं। ये पहला तो ये बड़ा क्लियर सा लॉ आ गया। अच्छा, सेकंड इसी के ऊपर ये है कि अगर जो टाइम फ्रेम की जैसे आपने बात की, टाइम फ्रेम का ये होता है कि अगर कोई शख्स जो है वो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन करते हैं, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आपने जो है नॉर्मल एक एप्लीकेशन फाइल की, तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो 3 to 12 वीक्स का जो होता है वो टाइम फ्रेम है। और अगर आप उसमें 500 पाउंड प्रायोरिटी की फ़ीस पे कर देते हैं कि ताकि केस को जल्दी वो डिसाइड कर सके, तो फिर आपने 500 पाउंड उसका एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो फिर नॉर्मल वो अराउंड 5 डेज़ में जो है वो केस का फ़ैसला जो है वो हो जाता है। और जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है वो 2-3 महीने जो है वो लगा सकते हैं। स्टिल जो प्रायोरिटी वाले केस के ऊपर भी वो टाइम लग सकता है अगर उनको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो। चलिए, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। अच्छा जी, ये PSW के हवाले से किसी ने सवाल भेजा है जी कि क्या हम PSW जो है उसको फ़ाइल करने के बाद आउटसाइड द कंट्री जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अब ये सवाल मुझे नहीं पता इनकी माइंड में क्या है कि प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा। ठीक है, मैं अगर यही आपसे सवाल करूं कि प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा तो आपके पास उसका क्या जवाब होगा। सो देखिए, अगर किसी शख्स का जो है वो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या उसका नियरली गोइंग टू बी एक्सपायर और उसने PSW फ़ाइल कर दिया है, सो दैट्स मीन कि जब उसने PSW फ़ाइल किया हुआ है तो वो कैसे जो है आउटसाइड दी कंट्री कैसे ट्रैवल कर सकता है, कौन से वीज़े पे वो ट्रैवल करेगा और फिर वापस कौन से वीज़े के ऊपर वो वापस आएगा। सो ओनली ये जो सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन होती है या जब आपने ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया होता है तो तब आप ड्यूरिंग दैट पेंडिंग एप्लीकेशन जो है वो आउटसाइड द कंट्री आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जब कोई सी और एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है एक्सटेंशन के लिए या PSW के लिए या कोई सी भी आपने वीज़ा एप्लीकेशन डाली होती है, सो उसमें आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। सो इसलिए आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक एक तो लीगल एडवाइस लीजिएगा, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो इसलिए द सिंपल इंफॉर्मेशन इज़ कि सिर्फ़ और सिर्फ आप नेचुरलाइजेशन, सिटीज़नशिप और ब्रिटिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन पेंडिंग के दौरान आप ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप जब तक आपके पास वीज़ा ही नहीं है तो आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है कि आई एम ब्रिटिश नेशनल और जो मेरे पेरेंट्स हैं दे आर लिविंग इन पुर्तगाल और उनके पास जो है वो 5 इयर्स की वहाँ की रेजिडेंसी है, तो मैं उनको यूके में कैसे ला सकता हूँ। हाउ कैन आई ब्रिंग माई पेरेंट्स इन द यूके, करंटली दे आर लिविंग इन पुर्तगाल एंड दे हैव 5 इयर्स रेजिडेंसी। देखिए उसमें वो चाहे पुर्तगाल में रहते हैं या वो जो है दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, सो कानून जो है उनके ऊपर ब्रिटिश जो लॉ है, ब्रिटिश इमिग्रेशन रूल्स जो हैं वो उनके ऊपर लगेंगे। और ब्रिटिश इमिग्रेशन रूल्स ये हैं कि अगर कोई शख्स जो है उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो यूके नेशनल है या उनके पास ILR है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, और उनके पास जो है वो यहाँ की सेटलमेंट है, तो आप अपने पेरेंट्स का जो ADR का एक वीज़ा होता है वो आप उनका अप्लाई कर सकते हैं। सो उसमें क्या है कि आपको आप बेनिफिट्स पे ना हो, नंबर 1। सेकंड ये है कि आपके पास अकोमोडेशन हो और उसमें आप मिनिमम आपके पास 1 बेडरूम का एक स्पेयर रूम होना चाहिए जिसके अंदर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आके रह सकें। और ऑब्वियसली वो भी उनको भी अलाउ नहीं होगा कि वो यूके में आके अपने कोई बेनिफिट्स को क्लेम कर सकें। मिनिमम 5 इयर्स जो है तो उसमें आप ADR का वीज़ा अप्लाई करेंगे और वो यहाँ पे आके 5 इयर्स तक रह सकते हैं। उसके बाद यू कैन अप्लाई देयर ILR जो है। सो ये ADR का वीज़ा ही एक ऑप्शन है जो आप अगर आप उनको अपने पास परमानेंट रखना चाहते हैं। अदरवाइज जैसे आपने कहा कि उनके पास रेजिडेंसी है 5 इयर्स की वहाँ पे और वो यहाँ पे अगर विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो विजिट वीज़ा पे चाहें तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टे विल बी फॉर 180 डेज जो है, 180 दिन जो है वो मैक्सिमम उनका स्टे होगा। चाहे वो 6 मंथ का वीज़ा लें, चाहे वो 2 इयर्स का लें, चाहे वो मल्टीपल 5 इयर्स का हो या 10 इयर्स का हो। सो मैक्सिमम स्टे जो होता है
ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंसी अगर किसी के पास है, या यूके का विजिटर वीज़ा जो है वो होता ही मैक्सिमम स्टे फॉर 6 मंथ जो है 180 दिन। लेकिन अगर आपके माइंड में है कि मैं अगर उनको परमानेंट अपने पास रखूं, देन द ओनली ऑप्शन इज ADR वीज़ा जो है। थैंक यू जी। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और एक छोटे से मैसेज के साथ कि वो चूँकि मैं सारा दिन जो मेरे साथ बीतती है, या बाज़ का सारा दिन लोगों के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस मिलता है, मेरी कोशिश ये होती है कि वो मैं आपके साथ जो है वो मैं शेयर किया करूँ, और मैं करता भी हूँ अक्सर जो है। सो आज का जो एक्सपीरियंस या जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि बाज़ का आप देखते हैं लोगों को कि एक शख्स जो है वो सारा दिन मंदिर में बैठता है, जाता है मंदिर में, या गुरुद्वारों में चक्कर लगाता है, या 5 वक्त का नमाजी है, हज उम्रे भी किए हुए हैं, और जो है हर साल उम्रों पे भी चला जाता है। लेकिन जब आपके साथ उसकी डीलिंग होती है, या जब आप का उससे वाह पड़ता है, कहते ना राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, और जब उसका आपका उससे जब कोई वाह पड़ता है और आपको वो लगे कि वो शख्स जो है वो झूठा है, या कोई वो बात बात पे झूठ बोलता है, वो अमानत में खयानत करता है, या आप की कोई किसी बात को आपकी कही हुई बात में खयानत करता है, बात में भी गीबत करता है, या इस तरह के उसमें फॉल्ट हैं, सो आपने उसके मंदिर में जाने का, गुरुद्वारे में जाने का, मस्जिद में 5 टाइम जाने का, उस पर ट्रस्ट इस बात का नहीं करना कि यार ये बहुत नेक आदमी है, दीनी आदमी है, मामलात को समझता नहीं। वो उसका और उसके खुदा का मामला है, वो उसका और उसके रब का मामला है, वो उसका और उसके ऊपर वाले का मामला है। दुनिया एक होता है हकूकुल अबाद, एक होता है हकूक अल्लाह जो है। सो राइट्स ऑफ अल्लाह जो है, या राइट्स ऑफ उसका गॉड जो है, वो उसके और उसके बिटवीन है। सो इसलिए इंसान की पहचान ये है कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है किसी भी बात के ऊपर, या कोई ऐसी को काम करता है, सो उससे जो है आपको बच के रहना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।